आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस के बारे में बातें करेंगे। आज सीक्वेंस की सेकंड क्लास है। मान के चलो कि आज रियल एनालिसिस स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, करें स्टार्ट। देखो, पहला टॉपिक है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब, नाम जब भी हमारे दिमाग में है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका मतलब ये है कि हमारी सीक्वेंस एन है, वो कन्वर्ज कर रही है अल्फा पे। अल्फा भी रियल नंबर है कोई, और ए एन भी सबसेट, ये इसका रेंज सेट है ना सीक्वेंस का, वो भी सबसेट है रियल नंबर का। ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो कन्वर्ज कर रही है तो हम मैथमेटिकली ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है अल्फा पे। क्यों कर रही है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, डायग्राम से समझो। अब आपके दिमाग में आती है कि ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर। देखो, मैंने एक शब्द बोला है, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर है, जेड प्लस भी लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल नहीं है, उसमें जीरो शामिल है, इसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना। देयर एग्जिट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एन माइनस मॉडुलस है अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। यहाँ इफ फॉर एवरी, ये भी लिखना, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन माइनस अल्फा यदि लेस देन है, ए एन माइनस अल्फा वैल्यू यदि एप्सिलॉन से लेस देन है। इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है हमारी। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर, इस डेफिनेशन से कैसे पता चले कि कन्वर्ट करती है या नहीं करती, कैसे इनका बिहेवियर है। तो देखो, डायग्राम से समझते हैं इसको। ये क्या रोल निभाता है अपना। हमेशा हम क्लास में बीएससी में पढ़े, एमएससी में पढ़े कि सब लिख तो देते हैं एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या है, देखो, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, इसके इस साइड में एम लेस देन एंड इक्वल टू एम एन, और इधर एन लेस देन एम, इस एम नंबर के, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब ये एक तरीके से नाइबरहुड ही तो है इसका, एम के। यहां देखो, वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने ए वन को टर्म ले लिया, ए टू टर्म सीक्वेंस का, ऐसे डैश डैश लिख रहा हूं, ऐसे देखो, ठीक है, यहां तक ले आओ। अब ये सारे, ये लास्ट मान लीजिए कि ए एन टर्म है, ये सारे ए वन ए थ्री ए फोर ऐसे टर्म्स है सारे, ठीक है। मतलब लास्ट यहां से स्टार्ट किया है टर्म्स ने, ए वन ए टू, ये अप्रोच कहां पर कर रहे हैं, यहाँ। ये क्या नंबर है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है अल्फा, ठीक है, रियल नंबर है, ये भी अल्फा भी। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो आप कि इस पॉइंट के और यहां पॉइंट अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ये इसका अल्फा
माइनस एप्सिलॉन, ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये इसकी डिस्टेंस है, अल्फा डिस्टेंस। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो यहाँ पे एम पॉजिटिव इंटीजर है, इसके बाद में जो नंबर्स है सारे एक सर्किल ही तो बनेगा। मतलब इस पॉजिटिव इंटीजर के बाद में जो भी नेचुरल नंबर आएगा उन सब की डिस्टेंस इस अल्फा पॉइंट से लेस देन ही होगी। तो यदि लेस देन है तो वो सीक्वेंस एन हमारा कन्वर्जेंट है। इसका मतलब यही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये होता है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और देखो, an इज इक्वल टू 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस ले लिया हमने, पॉजिटिव सीक्वेंस है। अभी ये पढ़ना जरूरी नहीं, आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी ये मान के चलो ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो अब ये चेक करें कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है, जीरो पे कन्वर्ज करती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट कि 1 अपॉन एन, ए एन है ना, माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। डेफिनेशन ही तो है अल्फा, जो जीरो लिमिट लिमिट है वो जीरो लिख दी, अल्फा पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस ए एन। तो इंप्लाइज, इसके नीचे लिखना है, ये मैं इंप्लाइज लिख रहा हूँ वो यहाँ लिखना है। तो हमारा मॉडुलस 1 अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन होगा या नहीं होगा। अब भाई ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, आपने वो मिटाऊं मैं, वो मिटा रहा हूं। अब हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी है बीएससी के अंदर कि देखो आर्क मीडियन, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी एवरी रियल नंबर जैसे पॉजिटिव साइन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर एग्जिट करेगा सच दैट कि 1 अपॉन एन एप्सिलॉन से लेस होगा। मतलब मान लीजिए कि हमने एक नंबर ले लिया 2, रियल नंबर में से पॉजिटिव है, तो 2 से छोटा नंबर जरूर एग्जिट होगा रियल नंबर में। तो 1 अपॉन एन है तो 2 है, तो 2 से 1 अपॉन 2 छोटा होगा, जरूर एग्जिट करेगा। तो 1 अपॉन 2 है, तो यहां देखो 1 अपॉन एन है ना, वो एप्सिलॉन से छोटा है, जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर के बाद पॉजिटिव इंटीजर के बाद में ये वैल्यू इससे तो छोटी होगी ना। ये मान लीजिए यहाँ एम ले लो यार, ना समझ रहे तो एम ले लिया लेस देन, तो मतलब इंप्लाइज जो हमने एन ग्रेटर देन एम लिखा है उसको 1 अपॉन एन लिखेंगे, तो वो 1 अपॉन एम से तो छोटा ही होगा। यानी मॉडुलस है 1 अपॉन एन, वो लेस देन 1 अपॉन एम से लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। इसका मतलब एप्सिलॉन से तो ये 1 अपॉन छोटा आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन एन और जो हमारा लिमिट जीरो थी उन दोनों की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है। इसका मतलब सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करती है। ठीक है, समझ गए। अब कर रहे हैं हम, अब बात करेंगे सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज कि भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ना वो बाउंडेड होती है। इस बात का मतलब कन्वर्स मत निकाल लेना कि भाई
कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी है, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू। यहां लिख लेना कन्वर्स नॉट ट्रू। ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? प्रूफ, इसकी डेफिनेशन देखो, प्रूफ देखो। लेट, मान लीजिए कि हमने लेट ए सीक्वेंस एन कोई सीक्वेंस ले ली, ठीक है, और वो कन्वर्ज कर रही है अल्फा नंबर पे, ठीक है, कोई अल्फा नंबर पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, इंप्लाइज फॉर एवरी, इंप्लाइज फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिट करेगा सच दैट कि ए एन माइनस एल्फा लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ठीक है, तो हमने क्या क्या चूज कर लें कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1 है, ठीक है, इंप्लाइज इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन माइनस एल्फा लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। अब इसको हम, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि सिंस कि मॉडुलस ए माइनस बी बड़ा होता है ए मॉडुलस माइनस बी का मॉडुलस, इनइक्वालिटी में पढ़ा है ना ये चीज, इनइक्वालिटी में हमने ये बात पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एन मॉडुलस माइनस एल्फा लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, इंप्लाइज ए एन लेस देन आ गया 1 प्लस एल्फा मॉडुलस फॉर ऑल एन एम। यहां तक समझ में आ गई ना बात। अब देखो कि जो हमारे सीक्वेंस का, ये तो बाउंडेड होने का मतलब ये हो गया कि ये सुप्रीमम है। यदि सीक्वेंस बाउंडेड है, हमने सेट में ये बात पढ़ी कि सेट बाउंडेड है तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फिमम होगा। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इंप्लाइज उसके नीचे लिखना है कि भी जो टर्म्स हैं, जो मान लीजिए कि हमने एक एम ले लिया मैक्सिमम, लेट मान लिया हमने कि भी A1 टर्म है मॉडुलस, A2 टर्म्स है डैश डैश डैश, और AN टर्म्स हैं, और जो 1 प्लस मॉडुलस एल्फा, इन सब में जो मैक्सिमम है उसको हम एक चूज कर ले। तो इंप्लाइज इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ AN लेस देन M फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू M। इंप्लाइज इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस AN इज बाउंडेड। भाई ये क्या है, ध्यान से देखो, इतनी चीज क्या है, ये डेफिनेशन तो है बाउंडेड सीक्वेंस की। इसका मतलब क्या होगा, हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है। यदि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। यदि बाउंडेड है सीक्वेंस तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। एग्जाम्पल भी देखो, हम ए एन इजक्वल टू -1 की पावर n ले लें, तो ये कैसा है, -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट है, -1 1 -1 ये ऑसिलेट करेगा, ये 2 ही आएंगे, दोनों लिमिट पॉइंट है और बाउंडेड है, -1 और 1 से बाउंडेड है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है ये। क्यों कन्वर्जेंट होने, आगे पढ़ेंगे हम, कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल और करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एग्जाम्पल ले लिया। इसमें नंबर्स कैसे आएंगे, 1 4 9 ऐसे, मतलब ये बाउंडेड ही नहीं है सीक्वेंस, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के लिए सीक्वेंस बाउंडेड भी होगा। एक एग्जाम्पल और देखो,
ए एन इज इक्वल टू 1+1 की पावर एन। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि लिमिट ए एन इज इक्वल टू एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई आएगा। अब ये बाउंडेड है कि नहीं है देखो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सीक्वेंस है ये 1+1 बाउंडेड चेक कर रहे हैं, सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी, तो एन है इंप्लाइज। इसको क्या लिखेंगे, बाई बायनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना हमने, बाई बायनोमियल थ्योरम, इसका मतलब 1+x की पावर n है, तो 1+nx प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलती है। तो हमारी वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो, इसको क्या लिखेंगे, 1+1 अपॉन n, n प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 अपॉन n की पावर 2 प्लस डैश डैश, ऐसी वैल्यू ऐसे लिख दिया हमने। ये क्या है, इसको ये बायनोमियल थ्योरम में यहाँ यूज कर लिया हमने। तो 1+1 यहाँ क्या बनेगा कि भी n² है, ऊपर n² कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1 अपॉन n प्लस डैश 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 डैश, ऐसे तो वैल्यू बनेगी। मान लीजिए ये हमने 2 तक किया है, ये इन्फिनिटी तक होता तब क्या आता है यहाँ पे 112 प्लस, ये देखो इन्फिनिटी पे जाएगा 1 बन जाएगा, मतलब 1/2 फैक्टोरियल। हम इसका सिमिलर ऐसे थर्ड स्टेप और लेते तो वो बनती 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 1/n फैक्टोरियल, ऐसी बनती। हमने ये बात ठीक है ये पढ़ ली, देखिए हमने ये चीज पहले पढ़ ली है ना बीएससी के अंदर कि भी सिंस कि भी 2 की पावर 4 और के की वैल्यू यदि 2 से बड़ी है, क्या 2 से बड़ी है, तो के फैक्टोरियल की वैल्यू 2 की पावर k-1 से तो बड़ी होगी, इंप्लाइज इसका मतलब 1/k फैक्टोरियल है वो लेस देन होगा 1/2 की पावर k-1। ये बात समझ गए ना, यदि k की वैल्यू यदि 2 से बड़ी है और 2 की पावर k-1 k फैक्टोरियल से तो लेस देन ही होगा, हमेशा k फैक्टोरियल बड़ा होता है, तो 1/k फैक्टोरियल कर देंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज क्यों लिखी हमने, इसकी वजह क्या है लिखने का, इसकी वजह यह है कि भी हम इसको 2 प्लस, देखो यहाँ 2 प्लस इस 3 को लेस देन लिख देंगे 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 n फैक्टोरियल को लिख दें 2 की पावर n-1, ऐसे सोल्व तो करनी पड़ेगी ना आगे इक्वेशन। अब वहां तक कर लिया हमने, अब देखो लेस देन का साइन लगा दिया 2 प्लस, ये क्या है ध्यान से देखो, ये ये कहाँ पे पढ़ते थे याद करो कि a इज इक्वल टू 1/2 और r हमारा आ रहा है 1/2, जो 1 से लेस देन है, इंप्लाइज a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। याद आया, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वहां देखो हमने ये 8th क्लास से स्टार्ट होती है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, वही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो वो ये फॉर्मूला लगा ले 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n 1 माइनस 1/2 2 प्लस ये ये 1/2 1/2 ही तो आया, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आई 1/2 की पावर n, और इन्फिनिटी पर ये वैल्यू हो जाएगी 0,
ये अप्रोच देखो 2 की पावर 1/2 अप्रोच करेगा 0 पर एज एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। 2 यहाँ 1 आएगा +1 मतलब 3 से लेस देन वैल्यू। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे टर्म्स तो यहाँ से स्टार्ट हुए कि मतलब मिनिमम वैल्यू 2 तो होगी होगी और 3 से लेस देन होगा, तो इम्प्लाइज हमारी सीक्वेंस है ना वो an वो 2 से बड़ी है और 3 से लेस देन है। इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है। सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है, साथ में हमने शुरुआत में कहा था सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ई पे कन्वर्ज करती है। तो बाउंडेड है तो मतलब 2 और 3 के बीच में ई की वैल्यू कितनी होती है 2.17 समथिंग होती है ना। तो मतलब ये इस 2 और 3 के बीच में बाउंड है, बाउंडेड सीक्वेंस है ये, समझ गए ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए सीक्वेंस an converge to alpha then alpha is a limit point। मैंने प्रॉपर्टी लिखी है 2 नंबर। इस 2 नंबर प्रॉपर्टी में आपने क्या समझा? इस 2 नंबर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यदि सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है, देखो यदि सीक्वेंस an है वो अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब अल्फा लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, लिमिट पॉइंट है। यदि लिमिट पॉइंट है इसका मतलब यदि सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्स नॉट ट्रू, जरूरी नहीं है। वो एग्जांपल देखो -1n, इसमें तो लिमिट पॉइंट है, ये कन्वर्ज करती नहीं है ये सीक्वेंस, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कन्वर्स नॉट ट्रू। अब मैं इसको इसका प्रूफ समझाता हूं। देखो प्रूफ देखो इसका, लेट मान लिया कि सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज कर रही है अल्फा पे, ठीक है। इंप्लाइज यदि कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिट करेगा सच दैट कि an माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, ये डेफिनेशन होती है। इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि भी सीक्वेंस an बिलोंग करती है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन प्लस अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स infinitely terms of a sequence an, मतलब ये नाइबरहुड है ना इस सीक्वेंस an के इनफिनिट टर्म्स कंटेन करता है, implies alpha is limit point of an। समझ गए ना बात? यदि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डेफिनेशन लिख दी कन्वर्जेंट की कि भाई देयर एग्जिट ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके बाद में m के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके बाद जो भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी नेचुरल नंबर होगा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उन सब की an माइनस अल्फा की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि an बिलोंग करता है इस नाइबरहुड में, ये बात तो एक सेम ही है, ये सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि an इस नाइबरहुड में, मतलब an नाइबरहुड कंटेन करता है, नाइबरहुड कंटेन करता है, ये तो बात हमने लिखी है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफिनिटली टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस।
और ये कंटेन करता है, इसका मतलब तो अल्फा लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई ना। 3 नंबर प्रॉपर्टी लिखो, ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस is convergent if only it is bounded। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक अलग नाम लिख दिया ना साथ में, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मैंने बताया मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि भी सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग करेगी या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगी, या तो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं आगे समझा दूंगा आपको। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ए एन से वैल्यू एंड इक्वल टू एन, ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यदि वैल्यू लेस देन है तो सीक्वेंस क्या मतलब, ए एन से ए एन प्लस व टर्म यदि बड़ा है, एवरी टर्म, यहाँ देखो फॉर ऑल लिख, सॉरी सॉरी ये गलत लिख दिया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बड़ा है तो मतलब इंक्रीजिंग है। यदि ए एन प्लस वन टर्म छोटा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ए एन इज इक्वल टू एन ले लिया, इसमें कैसे नंबर है 1 2 3 4, देखो ध्यान से देखो कि ये मान लीजिए ए एन टर्म है, एवरी टर्म इसका ए एन प्लस वन बड़ा है, तो मतलब सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। प्रूफ देखो, लेट सीक्वेंस, मान लेते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मान लीजिए सीक्वेंस ए एन इंक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन से वैल्यू लेस देन एंड इक्वल ए एन प्लस वन टर्म फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये है ना। अब सीक्वेंस यदि ऐसे मान लीजिए कि लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ए वन टर्म, ए टू टर्म, ए थ्री टर्म्स, ये ए एन, ये ए एन प्लस वन। यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, मान लिया हमने सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो वो बाउंडेड अबव भी है, मान की तरह सिंस इट इज बाउंडेड अबव। देखो हमारी जो प्रॉपर्टी लिखी है हमने, इसका मतलब यही है कि यदि सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है, इसका मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है, कहने का मतलब यही है। तो हमने कह दिया इट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। देखो इसको मैं अच्छे से डायग्राम बनाए समझाता हूं आपको। एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, और ये एक सेट मान लिया हमने पूरा एस, जो क्या है, रेंज सेट है। रेंज सेट है और इसमें टर्म्स ए वन ए टू ऐसे है, ए एन टर्म्स हैं, ठीक है। ये इसका मान लीजिए कि अल्फा कोई नंबर है, लास्ट नंबर है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ऊपर से बाउंडेड है, अल्फा से बाउंडेड है, इससे सारी वैल्यू ए एन है ना हमारी, वो सारी लेस देन ये अल्फा से छोटी वैल्यू है, ठीक है, बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड अबव है हमारा जो सेट, सीक्वेंस का सेट है ना, वो बाउंडेड अबव है, तो इसके पास एक लिस्ट अपर बाउंड होगा। लिस्ट अपर बाउंड मतलब ऑल अपर बाउंड में लिस्ट सबसे छोटा वाला,
वो क्या होता है, सुप्रीमम। तो हमारे पास एक सुप्रीमम होगा, द सेट एस इज इक्वल टू ए एन। इस सेट के पास रेल सेट ही तो है, ये है जी सुप्रीमम। ठीक है, तो सेट एस के पास सुप्रीमम है एक, इंप्लाइज सुप्रीमम। तो हमने क्या किया कि लेट एल्फा मान लिया वो सुप्रीमम, सुप्रीमम सेट एस का। हमने एक जो सेट है, हमने हमारा जो सेट है एक सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस का सेट, हमने पहली बात ये कही कि सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। तो बाउंडेड अबव है तो उसके पास एक सुप्रीमम होगा। तो सुप्रीमम हमने सुप्रीमम मान लिया एक। ठीक है, अब हमारी इतनी बात के बाद, ये बात मैं समझाने के लिए की है, लेकिन जो प्रूफ करेंगे उसके अंदर इतना ही यूज होगा। अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ। लेट एल्फा सुप्रीमम है सेट एस का, implies alpha minus epsilon is not upper bound of S। यहाँ एक नाम और लिख देना, लिस्ट अपर बाउंड। मतलब इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये सेट बनाया था S, ठीक है, इस सेट में जो अल्फा सुप्रीमम हमने माना है, तो ये सुप्रीमम है तो इसके एक नेबरहुड बना ले, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब जो ये नंबर है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, यदि अल्फा इसका लिस्ट अपर बाउंड है तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड हो नहीं सकता। implies so there exist एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन कि ए एम की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी होगी। यदि देखो, आप चीजों को ध्यान से समझना। हमने कहा है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस का। यदि ये हमारा सुप्रीमम नहीं है तो इसका मतलब हमने ये कह दिया कि यहाँ हमने एक जो पॉजिटिव इंटीजर है एम, इसके बाद में जो टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स ए एम टर्म्स इस अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े ही है ना, सारे बड़े है ना, और एप्सिलॉन अल्फा से छोटे हैं। आगे ये लिखने वाले हैं कि अल्फा से तो छोटे ये ए एन टर्म्स, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े सारे के सारे। सिंस सीक्वेंस द सीक्वेंस the sequence is increasing, हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऊपर मोनोटोनिक का मतलब ये तो है, मान के चले थे शुरुआत में पहले लिखवाया ना मैंने, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम की वैल्यू, हमारी सीक्वेंस ए एन बड़ी है ए एम से, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी है। ये इक्वेशन 1 दे देना, ये इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ए एन से तो बड़ी होगी। भाई हमने इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखवाया था कि ए एन प्लस 1 जो टर्म है वो ए एन से बड़ा होगा ऑल नेचुरल नंबर में। तो एम से तो ये एम से एन बड़ा है तो टर्म्स भी इसके ए एन के बड़े होंगे ना। ऑल्सो एल्फा इज लिस्ट अपर बाउंड अल्फा इज लिस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब ये हो गया
कि अल्फा, साथ में ये भी तो है, मान के चले थे अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है यानी सुप्रीमम है, तो अल्फा से लेस देन ही आएगी एन की वैल्यू फॉर ऑल इक्वेशन, फॉर ऑल एंड इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो, तो एन की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी है और इससे छोटी है अल्फा से, तो इंप्लाइज बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इंप्लाइज इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो एन बड़ा है, एम एंड इक्वल टू एन और लेस देन अल्फा। एन जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े हैं और अल्फा से लेस देन है, इंप्लाइज इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, इंप्लाइज इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये तो हो गया ए एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, इंप्लाइज लिमिट ऑफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करती है एल्फा पे एन टेंस टू इंफिनिटी। मतलब सीक्वेंस मोनोटोनिक है। हमने क्या किया बेसिकली, हमने कहा सीक्वेंस मोनोटोनिकली है, तो शुरुआत में पहले हमने लिखा है कि सीक्वेंस मान लिया हमने इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड है तो उसके पास एक लिस्ट अपर बाउंड होगा, हमने अपर बाउंड बना लिया। लिस्ट अपर बाउंड है तो इससे छोटा वाला जो भी नंबर है अल्फा माइनस एप्सिलॉन और जो अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो इन सब अपर बाउंड का तो ये लिस्ट है, और इससे छोटे वो तो नहीं हो सकते ना, तो हमने कहा अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, जरूर ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिट करेगा, उससे सारे नंबर्स अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े होंगे। इस नंबर के बाद में एम के बाद जो भी टर्म्स आएंगे वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन नंबर से तो बड़े होंगे। साथ में हमने ये कह दिया सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है, तो ये हमने कह दिया एन से बड़ा है एम, यहां तक तो हमने लिखा ही था, इतनी बात और लिख दी। ये लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब अल्फा से तो एन सीक्वेंस छोटा ही होगा, तो सीक्वेंस इक्वेशन 3 और 2 से हमने ये पाया कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड है तो साथ में ये देखो इसका ये तो एक ही है दोनों, तो इसका मतलब होता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट करती है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है ये तो, ठीक है ना, समझ गए। 4 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सीक्वेंस के पास यदि लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट है इसका मतलब उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी होगी, सीक्वेंस भले ही कन्वर्जेंट ना हो। देखो ये सीक्वेंस है, हमने ए एन इक्वल टू ले ली -1 की पावर एन, ठीक है, इसके पास दो लिमिट पॉइंट है -1 और 1, ठीक है, माइनस और 1 दो लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के पास। सीक्वेंस भले कन्वर्जेंट नहीं है, नोट कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन इसके पास ए टू एन कहाँ कन्वर्ज करता है 1 पे, और ए टू एन माइनस 1 ये कहाँ कन्वर्ज करता है -1, मतलब लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस के पास, तो इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो है ना, ये इस 4 नंबर प्रॉपर्टी का मतलब है। ए सीक्वेंस ए एन हैज ए लिमिट पॉइंट if only if it ha it has a convergent convergent subsequence।
एन की। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया, सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इफ ओनली, ऐसे लिख लेना, इट हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ऐसे लिख लेना, याद रहे हमेशा कि भाई सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी होगी। 5 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ना, उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। इस 5 नंबर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि मान लीजिए कि सीक्वेंस एन है, वो कन्वर्ज कर रही है अल्फा, तो जो सीक्वेंस के पास सिर्फ एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, और यहाँ बॉक्स में ये लिख देना साथ में, यूनिक स्टार लगा के, यूनिक लिमिट पॉइंट यूनिक लिमिट पॉइंट इज necessary condition but not sufficient for a convergent sequence। स्टार लगाए, ये बात और लिख लेना साथ में कि दी यूनिक लिमिट पॉइंट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। और इसका फॉर्मूला क्या बना, इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे हमें जो 5 नंबर ये प्रॉपर्टी है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे यह मिला कि भी यूनिक लिमिट पॉइंट है प्लस सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। यदि सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है और साथ में बाउंडेड है, इंप्लाइज सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। तो मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट ही हो, वो साथ में बाउंडेड भी होनी चाहिए, तभी वो कन्वर्जेंट होगी। तभी हमने लिखा है कि यूनिक लिमिट पॉइंट इज नेसेसरी कंडीशन है सीक्वेंस के लिए, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अब इसको प्रूफ करते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट को। देखो प्रूफ देखो इसका कि बी प्रूफ लेट ए सीक्वेंस एन कन्वर्ज टू अल्फा। मान लिया कि सीक्वेंस एन है ना, वो कन्वर्ज करती है अल्फा। यदि कन्वर्ज सीक्वेंस करती है, इसका मतलब उसके पास फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि भी ए एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ये डेफिनेशन लिख दी हमने कन्वर्जेंट की, इंप्लाइज ए एन बिलोंग करता है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम इंप्लाइज। इसका मतलब तो ये हो गया सीक्वेंस ये नेबरहुड सीक्वेंस के टर्म्स कंटेन करता है। इसका मतलब तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन
इंटरसेक्शन एस, या एस इज इक्वल टू लिख दो रेंज ए एन की। ठीक है, ये ऐसे लिख देना भाई। ठीक है, मतलब ये नेबरहुड है ना अल्फा का, ये सीक्वेंस के जो नंबर है, टर्म्स हैं रेंज सेट के, सीक्वेंस का जो रेंज सेट है उसके टर्म्स को ये कंटेन करता है, कंटेन्स इनफिनिटली टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस मतलब ये कंटेन करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज लिमिट पॉइंट। अब हमने ये तो कह दिया कि लिमिट पॉइंट तो है अल्फा, इन्होंने क्या कहा कि यूनिक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब अल्फा वन और अल्फा टू दो भी हो सकते लिमिट पॉइंट, तीन भी हो सकते लिमिट पॉइंट, जरूरी नहीं है, हमने तो फाइंड किया सिर्फ लिमिट पॉइंट होता है। अब दो है तीन है क्या पता चले, तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि उसके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो सिर्फ वन ही लिमिट पॉइंट है, सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। देखो आगे नेक्स्ट, इफ पॉसिबल, भाई हमने मान लिया कि इफ पॉसिबल होता तो यूनिक लिमिट पॉइंट है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास दो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इफ पॉसिबल ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कन्वर्ज टू कन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट, दो अलग अलग लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा वन इज नॉट इक्वल टू अल्फा टू, कन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट अल्फा वन और अल्फा टू, ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, अब देखो कि अल्फा वन और अल्फा टू दो लिमिट पॉइंट हैं, और दोनों टू डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट हैं, तो इसका मतलब दोनों ये रियल नंबर है हमारे पास, लिमिट पॉइंट है, ये अलग अलग है। मान लीजिए कि वन है और टू है, या और कुछ मान लो टू माइनस वन है या जीरो है, तो ये, हाँ सही है, तो इसके पास दो हैं, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस वन और अल्फा टू इन दोनों का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इंप्लाइज, इसका मतलब क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मान लिया वन अपॉन टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू। अब ये तो पॉजिटिव है, यानी हमारा एप्सिलॉन पॉजिटिव है, और हमें एक पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना होता है, तो हमने चूज कर लिया एक पॉजिटिव एप्सिलॉन। नाउ अब देखो सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू अल्फा वन, मान लिए ये, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना पूरी बात, कि भी सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है अल्फा वन पे, तो इसका मतलब तो ये हो गया, इंप्लाइज कि देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m1। अब भाई दो m1, तो एक m1 को लिया मैंने यहाँ पे, इसलिए लिए कि भी दो सीक्वेंस ए एन है ना, दो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, तो दोनों की डिस्टेंस भी अलग अलग होगी, दोनों के टर्म्स भी अलग अलग होंगे, तो इसलिए m1 टर्म्स ले लिए यहाँ पे, सच दैट कि भी सीक्वेंस ए एन माइनस अल्फा वन की डिस्टेंस एप्सिलॉन अपॉन टू से तो कम है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m1। समझ गए, अब देखो सीक्वेंस
ए एन कन्वर्ज टू अल्फा टू। अब सीक्वेंस चेन अल्फा टू लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, इंप्लाइज देयर एग्जिट एक पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट इसकी डिस्टेंस सीक्वेंस ए एन की और अल्फा टू की लेस देन होती है एप्सिलॉन अपॉन टू से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। अब एक बात ध्यान से देखो, हमने m1 और m2 दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर लिए क्योंकि दोनों की डिस्टेंस इस सीक्वेंस एन के अल्फा वन और अल्फा टू दोनों की डिस्टेंस तो अलग अलग होगी ना। ठीक है, आगे देखो, लेट हम क्या करें कि ये दोनों पॉइंट्स हैं ऐसे है कि ये अल्फा वन और अल्फा टू दो लिमिट पॉइंट है और सीक्वेंस मान लीजिए यहां से ये टर्म्स हैं अलग अलग a1 a2, इधर a1 a2। अब इन सब की डिस्टेंस एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ m1 ले लिया, इसके बाद में की जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन वो सीक्वेंस an और एप्सिलॉन से लेस देन होगी। यहाँ m2 ले लिया एक हमने पॉजिटिव इंटीजर, इसके बाद में डिस्टेंस एप्सिलॉन अपॉन टू से कम होगी। ठीक है ना। इस साइड का मिटा रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस दोनों के अलग अलग है तो क्या करें हम, एक लेट एम ले लें, मैक्सिमम ले लिया दोनों का, m1 और m2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज कि ए एन माइनस अल्फा वन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, और ए एन माइनस अल्फा टू जो सीक्वेंस थी वो भी एप्सिलॉन अपॉन टू, दोनों की सेम हो गए ना। अब एक मैक्सिमम ले लिया, दोनों डिस्टेंस का भी इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, इंप्लाइज। तो ये दोनों कर लिए, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ जो हमारे अल्फा वन माइनस अल्फा टू है ऐसे मान के चल सकते हैं, और इसमें हम क्या ऐसे कर सकते हैं ना कि भी अल्फा वन इसमें सीक्वेंस ए एन एक ऐड कर ली, सब्ट्रैक्ट कर ली और एक ऐड कर ली, और माइनस अल्फा टू। यहां देखो ए एन अल्फा वन माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस अल्फा टू, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, ए एन माइनस अल्फा वन प्लस ए एन माइनस अल्फा टू। इसका क्या मतलब हुआ, एप्सिलॉन अपॉन टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू। यहां से वैल्यू पुट कर दी हमने, ये देखो दोनों की, तो ये क्या बन गया। अभी इस साइड का मिटा दूं मैं। अब आगे देखो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपॉन टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू, तो एप्सिलॉन बन गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। मतलब इन दोनों की डिस्टेंस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, इनकी डिस्टेंस तो एप्सिलॉन से कम आई, और एप्सिलॉन वन अपॉइंट टू से वहां शुरुआत में हमने क्या मान के चले कि इनकी वैल्यू तो ज्यादा है, इंप्लाइज ज्यादा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे चल रहे थे ना शुरुआत में, विच इज
कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ क्या आ गया बाद में कि अल्फा 1 इक्वल होता है अल्फा 2 के। तो अल्फा 1 कैसे इक्वल हो सकते हैं? हमने तो ये माना है कि दोनों लिमिट पॉइंट है वो डिस्टिंक्ट थे, इसका मतलब गलत है ये। मतलब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, इसका यही अर्थ है पूरी बात का, ठीक है ना। अब 6 नंबर प्रॉपर्टी, ए मोनोटोनिक sequence can have at most one limit point. इन दोनों बातों को ध्यान से देखो कि भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसके पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा वन लिमिट पॉइंट हो सकता है। यदि सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसका मतलब सीक्वेंस के पास ज्यादा से ज्यादा वन लिमिट पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से पूरी बात समझ में आ जाएगी। ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें कैसे टर्म्स है देखो, ए वन टर्म क्या आया 0, ए टू टर्म्स 1 अपॉन 2 यानी 0.5, ए थ्री टर्म्स 1 अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3 0.6, ए फोर टर्म्स क्या आया इसका 1 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 4 0.7 डैश डैश डैश, ऐसे सारे टर्म्स चलेंगे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो 0.5 0.6 0.7 यानी सीक्वेंस हमारी ए एन से लेस देन एंड इक्वल टू एन प्लस वन, ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंप्लाइज सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है और साथ में इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका लिमिट ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी इक्वल कितना आएगा देखो, लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन एन एन टेंस टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे जाएगा तो 0 बन जाएगा 1, यानी 1 इसका लिमिट ही लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है ना, लिमिट ही लिमिट पॉइंट होता है। ये बात मैं 2-3 बार बता दी मैंने, लिमिट लिमिट पॉइंट होती है। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, लिमिट पॉइंट हो तो जरूरी नहीं है कि भी लिमिट हो, ठीक है ना। तो ये लिमिट पॉइंट है, तो इस सीक्वेंस के पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने लिमिट पॉइंट है 1, 1 ही लिमिट पॉइंट होगा। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है ना, समझ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, जिसमें सीक्वेंस ही चलेगा, डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है।